Assalamualaikum and good morning. Who is online? ओके अमारा तैयब। बेटा सबसे पहले ये बताइए मुझे आवाज़ आ रही है? सॉरी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जेनिफर और अमारा। वालेकुम अस्सलाम अमारा, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? जी अमारा एंड जेनिफर प्लीज़ मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? ओके थैंक यू। जी गुड मॉर्निंग समर। वालेकुम अस्सलाम नरजिस। बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज दे दीजिए जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। आई एम गोइंग टू अपलोड लेक्चर, इट विल टेक 2 to 3 minutes, then I will start my lecture. जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? ठीक हैं सब? ओके हम नर्सिंग एथिक्स में जो हमने अपना 7th यूनिट स्टार्ट किया था दैट वाज अबाउट एथिकल डायलेमास इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। डेफिनेशन पढ़ा दी थी आपको। डायलेमा क्या होता है कि बेसिकली कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जिसमें हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस मौजूद हैं बट वी हैव टू मेक वन चॉइस, और वो तमाम जो चॉइसेस हैं या ऑल्टरनेटिव्स हैं वो सभी जो है आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होती, अनडिज़ायरेबल होती हैं। उसमें किसी एक चॉइस को, किसी एक ऑल्टरनेटिव को हमें सिलेक्ट करना होता है। दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड डायलेमा। और अगर इसमें एथिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाए, एथिक्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, कोई मॉरल सिचुएशन आपको फेस करना पड़ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एथिकल डायलेमा। एग्जाम्पल भी आपको समझाई थी ट्यूबेक्टमी से। प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन आपको समझाया था। वर्डली ऑब्लिगेशन के मीनिंग होते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, पाबंदियाँ, या यू हैव टू परफॉर्म, आप जिस चीज़ के लिए लाइबल है टू परफॉर्म एनीथिंग। सो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस मीन आपके प्रोफेशन से रिलेटेड वो तमाम कोर्स ऑफ एक्शन जो आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड परफॉर्म करने हैं, जो कि आपके लिए लीगल हैं और मॉरल हैं। अगर और प्लस जो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन होती है बेसिकली आपकी जो प्रोफेशन होता है उसकी फ्रीडम को भी लिमिट करती है, क्योंकि अगर ये रूल रेगुलेशन या ये ऑब्लिगेशन किसी के ऊपर ना हो तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। टाइप्स ऑफ एथिकल डायलेमा बताया था कि बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल डायलेमास होते हैं। इनको एग्जांपल से भी समझाया था, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल डायलेमा अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल फेसेस एन इशू दैट इंटरफेयर्स विद हर और his own beliefs and practices. For example, a nurse as an individual tries to give treatment to a dying patient because he or she respects the patient's right and believes that he or she is doing good to the patient. However, the patient believes that he or she is going to die, asks for euthanasia or mercy killing, and refuses to take the treatment.
In this case, the dilemma involves internal conflicting ideas between the care provider and the recipient. देखिए, इंटरनल डायलेमा दो सेंस में आप इसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी इंटरनल जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने आपको दी कि वी नर्सेस, हमारा काम क्या है, ज़ाहिर है लोगों की लाइफ को सेव करना। सो अगर एक पेशेंट है जो कि क्रिटिकली इल है, वो रिफ्यूज़ कर देता है ट्रीटमेंट लेने के लिए, सो यू एज अ नर्स आप तो ये सोचेंगे कि पेशेंट को मुझे ट्रीटमेंट हर सूरत देना है, वेदर पेशेंट इज़ गोइंग टू डाई, बट ऑब्वियसली जब तक उसकी ज़िंदगी है हमने उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है। जबकि पेशेंट ये चाहता है कि उसको मर्सी किलिंग दी जाए, ही और शी इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर यूथनेसिया, मतलब ही और शी डोंट वांट टू लिव एनी मोर। सो एक तो इन दोनों की जो इंटरनल फीलिंग्स हैं वो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। इन दोनों के, यानी नर्स और पेशेंट के जो दोनों आइडियाज़ हैं, इंटरनल जो उनकी फीलिंग्स हैं अबाउट द लाइफ, वो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड इंटरनल डायलेमा। और दूसरी एक और सेंस में भी आप इसको ले सकते हैं बेटा, कि नर्स की अपनी, अब जैसे पेशेंट है तो ऑब्वियसली यूथनेसिया के लिए रिक्वेस्ट कर दिया, और इफ शी डोंट वांट, तो दिस इज़ रियली अंडरस्टूड कि हमने पेशेंट की जो ये बातें शुरू में बहुत मैंने आपको समझाई हैं कि हमने पॉजिटिव रह के पेशेंट को काउंसिल ज़रूर करना है, बट ऑब्वियसली जो लास्ट डिसीजन है वो पेशेंट का ही होता है। सो नर्स तो ऐसा चाहेगी कि मतलब उसकी इंटरनल फीलिंग यही है कि पेशेंट को हम बचा लें, लेकिन अगर पेशेंट ने कहा है और या डॉक्टर भी हो, तो ऑब्वियसली इफ़ दे आर गोइंग टूवर्ड्स मर्सी किलिंग, तो ऑब्वियसली उनकी जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है वो उन्हें नहीं मिलेगी। जो उनकी इंटरनल अपनी फीलिंग्स हैं, यानी एक मुझे कहते हैं ना, आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि उनके दिल और दिमाग के दरमियान वो जो एक बैटल होगी, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड इंटरनल डायलेमा। समझ आ गया बेटा? अगर नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगी। उसके बाद आ जाता है बेटा एक्सटर्नल डायलेमा। एक्सटर्नल डायलेमा अराइजेज व्हेन अदर इंडिविजुअल्स अपार्ट फ्रॉम द नर्स एंड द पेशेंट आर इन्वॉल्व। It involves conflicting ideas relating to issues with the patient's family members and friends. Nursing care is complete only if the nurse involves the entire family in taking care of the patient holistically. For example, while treating a child that is dying or is terminally ill, it is necessary to involve the child's parent and let them see how treatment is being given for their dying child. वालेकुम अस्सलाम, जो स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, लेट आ रहे हैं आप लोग, टाइम से आया करें। अच्छा, बता देती हूँ आपको कि हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, कुछ न्यू चीज़ें हमने कुछ नहीं पढ़ी। मैं आपको जस्ट प्रीवियसली ही जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे उसका ओवरव्यू दे रही थी। जो हमने लास्ट स्टॉप किया था डायलेमा की टाइप्स के ऊपर स्टॉप किया था, वही अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल डायलेमा। इंटरनल डायलेमा मैंने आपको बता दिया कि जब हमारी अपनी जो एक माइंड हमें क्या कह रहा है और हमारा हार्ट क्या कह रहा है, उसके दरमियान एक बैटल होती है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इंटरनल डायलेमा। या फिर आपका जो है, फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट वांट्स फॉर मर्सी किलिंग, और ऑब्वियसली यू एज अ नर्स या एज अ डॉक्टर आप तो किसी पेशेंट की जो है डेथ का कॉज नहीं बनना चाहते, बट अगर ये उसका डिसीजन है तो इट्स हिज और हर राइट कि उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में नर्स के दिल और दिमाग के दरमियान एक बैटल होती है, बिकॉज दिल तो इस चीज़ पर राजी नहीं होता कि हम किसी शख्स को अपने हाथों से किल कर दें, और जबकि आपकी प्रोफेशन की यही रिक्वायरमेंट है कि जो भी पेशेंट का डिसीजन है उसे आपने फॉलो करना है। सो दिस इज इंटरनल डायलेमा। एक्सटर्नल डायलेमा वो सिचुएशन होती है जब कोई भी डायलेमा जो है क्रिएट होता है पेशेंट या उसके फैमिली मेम्बर्स और नर्स के दरमियान, यानी वो सिर्फ उसकी अपनी इंटरनल फीलिंग से रिलेट नहीं होता। इसमें कोई भी जो इश्यूज होते हैं वो अराइज हो जाते हैं, कोई भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग कोई भी ओके, एक्सटर्नल डायलेमा में बेसिकली यही होता है कि नर्स, जाहिर है वो पूरी की पूरी जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ रेज़ हो जाते हैं पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर पेशेंट है उसके और नर्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी बच्चे को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और ये चीज़ें तो आपने नोटिस की होंगी, बच्चा ना भी हो, कोई एडल्ट भी हो, अगर वो कोलैप्स कर जाता है पेशेंट, तो ऑब्वियसली हम पेशेंट के अटेंडेंट को बाहर निकाल देते हैं, बिकॉज उनके सामने पेशेंट को रिससिटेट नहीं करते, ये हमारी पॉलिसी है। बट यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि हो सकता है बाद में जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं वो इस चीज़ की कंप्लेन करें, अगर उनका पेशेंट की डेथ हो गई, वो इस चीज़ से सेटिस्फाई ना हो कि
हमारे पेशेंट को रेस्क्यू सही नहीं किया, रिससिटेट सही से नहीं किया, या जाहिर है हमारे सामने ये सब कुछ नहीं हुआ, देन हाउ वी कैन एक्सेप्ट, वी कैन बिलीव कि आपने हमारे पेशेंट को जो है बचाने की कोशिश की, वॉट एवर। तो ये इस किस्म की सिचुएशंस होती हैं कि इसमें फिर जो दो पार्टीज होती हैं उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डायलेमा। However, we never allow the parents to see what is being done to the child. वही situation जो मैंने आपसे discuss कर ली, the decision to allow the parents to witness the treatment or not according to hospital policies gives rise to an external dilemma. If the child dies, the parents will definitely think that it is due to inappropriate care. Therefore, information about the treatment being given to a patient should be given to the patient's family. एथिकल डायलेमाज इन नर्सिंग। अब नर्सिंग में डिफरेंट किस्म के एथिकल डायलेमाज होते हैं जो ज़ाहिर है जिन्हें इनकाउंटर करना पड़ता है। मैनी एथिकल डायलेमाज एग्जिस्ट इन ऑल क्लिनिकल स्पेशलिस्ट इन नर्सिंग। Nurses need to understand these dilemmas and their processes, anticipate the consequences, and react in such a way that they follow ethical nursing and solve the ethical issues. अच्छा, अब डिफरेंट सबसे पहली बात तो ये समझने की हमें ज़रूरत है कि जो एथिकल डायलेमाज होते हैं सबसे पहले आप उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और नर्सेज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस डायलेमा के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, कोई भी डायलेमा, देखिए हम डेली बेसिस पे इतने सारे पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, तो हमें इतना विजिलेंट होना भी चाहिए और हमारी कॉमन सेंस इतनी होती है कि हम चीज़ों को एंटिसिपेट कर सकें कि अच्छा पेशेंट इस डिजीज़ के साथ आया है तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे दरमियान हो सकता है, ये डायलेमा क्रिएट हो सकता है और इस डायलेमा के ये कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। तो इन चीज़ों से रिलेटेड हमें एंटिसिपेट होना चाहिए, और जब हम एंटिसिपेट होंगे उन चीज़ों के बारे में, एंटिसिपेट का मतलब होता है बेटा पहले से चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लेना। तो अगर हम पहले से चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लेंगे तो पहले से हम उसके लिए अच्छी सी प्रिपरेशन कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हम उस जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, जो डायलेमा है, उसे हम रिजॉल्व कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एथिकल डायलेमास की जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। कुछ हमारे कंट्री में हैं लेकिन कुछ हमारे कंट्री में नहीं भी यूजुअली हम फेस करते हैं, बट हम डिस्कस कर लेते हैं। सम ऑफ द करंट एथिकल इशूज इन नर्सिंग एरियाज आर physician assisted suicide. First of all, it is a type of active euthanasia and involves a physician taking an active role in helping to end a patient's life. Though the legal status of physician assisted suicide remains unclear, American Nurses Association has taken a firm stand on this issue, saying that it is not consistent with the philosophy of nursing based on the principles of normal efficiency. Physician assisted suicide का मतलब ये है कि एक पेशेंट ये चाहता है that I don't want to live anymore, he or she request for active euthanasia, और उसमें फिजिशियन जो है उसे हेल्प आउट करता है टू एंड हिज और हर लाइफ। अच्छा, लीगल इसका स्टेटस क्या है इस बारे में तो हम बहस नहीं करते, क्योंकि बट अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने ज़रूर ये कहा है कि वी आर नर्सेज, और लीगल एस्पेक्ट क्या कहते हैं हम उसे एक साइड पे रखते हैं, बट एज अ नर्स दिस इज़ नॉट द फिलोसफी ऑफ अ नर्स। ये फिलोसफी ऑफ नर्सिंग के अंदर बिल्कुल नहीं आता कि हम किसी शख्स को जो है अपने हाथों से उसकी लाइफ को ख़त्म करें। फिर आता है राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। पेशेंट हैज़ द राइट टू साइन द एडवांस डायरेक्टिव्स दैट स्पेसिफाई वेदर टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट और स्टॉप और विड्रॉ द ट्रीटमेंट। वंस द एडवांस डायरेक्टिव्स आर साइंड बाय द पेशेंट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स to remind the doctor that the patient has signed the advance directive and has opted to refuse the advance treatment or to continue the treatment. This is also patient's right कि वो treatment को refuse कर सकता है। उसके लिए properly एक advance directive होती है, उसमें लिखा जाता है कि patient जो है refuse कर रहा है, प्लस patient के उसके ऊपर signature होते हैं। जब एक मरतबा advance directive sign हो गई है तो फिर ये nurse की responsibility होती है कि वो अपने doctor को या physician को उससे inform करे। So this is also an dilemma की situation है कि आपका पेशेंट है, उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अगर उसने एडवांस डायरेक्टिव साइन कर दी है तो ऑब्वियसली आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल्सो अ सिचुएशन। इसमें हो सकता है कि ज़ाहिर नर्स का इंटरनल, चाहे यूथनेसिया की बात करें या राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें इंटरनल डायलेमा तो ज़रूर अराइज होता है, बिकॉज नर्स ऐसा कुछ नहीं, नर्सेज की जो एक वो ऑर्डर्स हैं, लाइक जो फिलोसफी है नर्सिंग की, उसमें ये इस चीज़ की कोई जगह नहीं है। उसके बाद DNR है, डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर। इन दिस केस द पेशेंट will be informed that there is little hope for recovery from the illness. After consultation with the family member and the patient, the doctor writes the DNR order, which is the do not resuscitate order. देखिए कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल होते हैं और अगर उन्हें ज़्यादा छेड़ा
आई मीन इन द सेंस कि अगर हम उसकी बॉडी ऑर्गन्स को थोड़ा ज़्यादा मतलब आपको पता है, स्पेशली हम डीएनआर की बात करें, सस्टेशन की बात करें, पेशेंट कोलैप्स करता है, आप सबको पता है उसका सीपीआर परफॉर्म किया जाता है। सीपीआर में काफ़ी फोर्स लगती है, उसके बगैर आप हार्ट की पंपिंग को मैनुअली परफॉर्म नहीं कर सकते। कुछ ऐसे पेशेंट जिनको जैसे स्पेशली क्रिटिकली इल हो या एंड स्टेज कोई कैंसर वगैरह हो, इस तरह की सिचुएशन में हम फिर मना कर देते हैं कि मतलब पूरी प्रॉपर डिस्कशन की जाती है, फैमिली मेम्बर्स को सब कुछ बताया जाता है, पेशेंट को सब कुछ बताया जाता है कि आपके पेशेंट की ये सिचुएशन है। तो अगर ज़ाहिर है हम इनकी रिब्स को, फॉर एग्जांपल कैंसर के पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि एक तो चांसेस होते हैं कि रिब्स ब्रेक हो जाने के, ब्लीडिंग हो जाने के, और दूसरा जैसे ये लंग हो गया ऐसी सिचुएशन में। फिर दूसरा ये होता है कि अगर हम पेशेंट को कितनी बार रिससिटेट करेंगे, एक बार कर लिया, दूसरी बार करेंगे, पेशेंट की जो लाइफ होती है वो बड़ी पेनफुल ही होती है। तो इसलिए इन सारी चीज़ डिस्कशन करने के बाद जो है डीएनआर के जो, और इफ़ फैमिली मेम्बर उसको एग्री करते हैं तो डू नॉट रिससिटेट के जो है वो ऑर्डर होते हैं लिए, और वो राइट डाउन कर दिए जाते हैं कि फिर अगर पेशेंट कोलैप्स होगा तो उसे पीसफुली उसको डेथ देने की कोशिश की जाएगी, मतलब उसे छोड़ दिया जाएगा कि अगर वो डेथ उसकी हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है अगर उसकी लाइफ है तो ओके, अदरवाइज उसे रिससिटेट नहीं करते बस। तो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्वियसली सिचुएशन होती है, डायलेमा है, एथिकल डायलेमा राइज होता है कि ऑब्वियसली पेशेंट को इस तरह से छोड़ देना तो नर्सिंग के डोमेन में नहीं आता। बट देन रिफ्यूज़ल टू ट्रीटमेंट, जिस तरह से पहले हमने पढ़ा ट्रीटमेंट को विदहोल्ड करने का कि चल रही है, इसी तरह से रिफ्यूज़ल भी है। दिस इशू अराइज व्हेन द नर्स इनकाउंटर अ सिचुएशन दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विद हिज और हर moral beliefs. For example, a nurse has the right to refuse providing treatment, especially if he or she is assigned to treat an HIV-infected patient. The nurse can at any time refuse the assignment, but as per nursing ethical principle, a nurse is supposed to provide care for the patient once assigned and treat all patients without any discrimination. जिस तरह से अभी बाकी सारी चीज़ों में हमने पढ़ा कि लीगल एस्पेक्ट्स एक तरफ हैं, पेशेंट के राइट्स एक तरफ हैं, लेकिन नर्सेस की थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से नर्स के पास लीगली तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसे किसी पेशेंट को ट्रीट नहीं करना, फॉर एग्जांपल मैंने HIV पेशेंट की एग्जांपल दी है आपको, अगर उसे नहीं ट्रीट करना तो वो आप मना कर सकती है। बट एट द सेम टाइम जो नर्सेस की फ़िलॉसफी है, नर्सिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्वियसली हम कल्चरल नर्सिंग या फिर नर्सिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ही पढ़ते हैं। सो नर्सेस जो हैं, अगर उन्हें कोई पेशेंट असाइन किया है, ही और शी कैन नॉट रिफ्यूज़ टू प्रोवाइड care to the patient. Next आ जाते हैं genetic research. The Human Genome Project is a comprehensive study of the genes that make up the human body. Questions regarding how the genetic information will be used, who owns the information, and who will have access to the information have already begun to surface. Okay, genetic research सिर्फ genetic ही नहीं, हर किस्म की कोई भी research है, रिसर्च में हम ज़ाहिर अपने पेशेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, उन्हीं के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। और हमारे यहाँ ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उन्हें इवन पता भी नहीं होता कि अगर उनसे ये क्वेश्चनर फिल करवाया जा रहा है तो क्यों करवाया जा रहा है, ये रिसर्च के पर्पस से है। और जो चले क्वेश्चनर फिल करने की हद तक तो एक बात है, लेकिन बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस से आपको पता है कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनर फिल नहीं करना होता, बल्कि प्रैक्टिकली कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं पेशेंट्स के ऊपर। कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं पेशेंट्स के ऊपर। जैसे जो किसी को कोई मेडिकेशन का एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हम मेडिकेशन उसे देते हैं। इसी तरह से अगर कोई जेनेटिक सैम्पलिंग हमने लेनी है तो ये वो सारी बातें होती हैं बेटा कि इवन क्वेश्चनर भी आप फिल कर रहे हैं तो ये आपके पेशेंट का राइट है कि ये आपके पेशेंट का राइट है कि आपने यानी उसे इन्फॉर्म्ड होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। तो जब जेनेटिक रिसर्च की बात आ जाती है या फिर पेशेंट की अपनी पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल इन्वॉल्वमेंट की बात आ जाती है तो फिर तो इन चीज़ों पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बनता। सो इसलिए इस तरह के यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, डायलेमास क्रिएट हो जाते हैं कि हम उन्हें बिल्कुल भी कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते कि अगर हम उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कौन सी मेडिकेशन उनके ऊपर यूज़ कर रहे हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है तो उसे हम किस पर्पस में या किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो ये वो सारी चीज़ें हैं और उसे खुद इस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होगा या नहीं होगा। तो ये फिर इस तरह के हमारे पास डायलेमास जनरेट हो जाते हैं जिन्हें ज़ाहिर है अगर कोई एजुकेटेड शख्स होगा जिसे अपने राइट्स के बारे में पता होगा पेशेंट को, तो ऑब्वियसली वो फिर इन चीज़ों के लिए फ़ाइट करेगा और इन चीज़ों अगर उसे बताए बगैर इस तरह से इन्वॉल्वमेंट कर ली जाएगी तो फिर तो ऑब्वियसली एक कॉन्फ्लिक्ट बनेगा ही ना, एक डायलेमा वहाँ पे राइज हो जाएगा।
जी, सारा बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यही मैंने आपको बिल्कुल ठीक कहा है आपने, मैंने आपसे यही अभी बात की है कि देखिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लीगली तो मैंने आपसे बात कर दी ना कि लीगली यही है कि किसी भी लाइक नर्स अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है तो वो एचआईवी पेशेंट को बिल्कुल भी डील नहीं करेगी। जिस तरह से अभी कोरोना की है तो लीगली भी और मॉरली भी ख़ैर ये बनता है कि जो प्रेग्नेंट नर्सेज़ हैं ऑब्वियसली वो कोरोना के पेशेंट्स को अटेंड नहीं करेंगी। तो यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि लीगली भी ये उनका राइट है और मॉरली भी ये उनका राइट है कि उन्होंने जो है ज़ाहिर है नर्स की हेल्थ भी ज़रूरी है। तो बेटा लीगली और मॉरली ऐसा ही है कि अगर एचआईवी का पेशेंट है और नर्स के साथ कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जैसे वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है या कुछ इस तरह, तो नर्सिंग की जो फ़िलॉसफ़ी है, जो नर्सिंग के प्रिंसिपल्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पेशेंट के लिए नहीं है, वो नर्सेज़ के लिए भी हैं। अगर नर्स बिल्कुल ठीक है, ये मैंने आपको पहले ये एग्जांपल दी कि नर्स हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है, इवन देन शी कैन रिफ्यूज़ टू ट्रीट अ पेशेंट, लीगली वो रिफ्यूज़ कर सकती है, ठीक है? लेकिन मॉरली वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकती या नर्सिंग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। अब हम उस सेकंड पहलू की तरफ आ जाते हैं, सेकंड एस्पेक्ट की कर लेते हैं जो आपने केस डिस्कस किया कि अगर नर्स के साथ किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो फिर तो बेटा लीगली भी और मॉरली भी, अभी मैंने आपको बताया लीगली शी कैन रिफ्यूज़ बट मॉरली शी कैन नॉट। बट अगर पेशेंट के साथ प्रॉब्लम सॉरी नर्स के साथ कोई प्रॉब्लम है, इस तरह का सिनेरियो है, तो लीगली भी उसके राइट है वो रिफ्यूज कर सकती है और अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग फिलोसफी मॉरली भी वो रिफ्यूज कर सकती है। और इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हमारे पेशेंट्स के राइट है आपको बताया है, उसी तरह से हमारे प्रोफेशनलिस्ट के भी राइट्स हैं। सो ये तो नर्सिंग के प्रिंसिपल्स का हिस्सा है, तो इस चीज़ को हमें रियलाइज करना चाहिए और अपनी प्रैक्टिसेस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये तो हमारी अपनी मॉरल्स है ना, हमारी नर्सिंग की मॉरल वैल्यूज या नर्सिंग के प्रिंसिपल्स ये नहीं कहते कि जी आपने सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स को देखना है, नर्सेज के कोई राइट नहीं है। सो अब नर्स का लीगली और मॉरली राइट है कि वो इनकार कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है। बाद बेटे नर्स पेशेंट रेशो आ जाता है। पेशेंट नर्स रेशो इज टू बी established in a standard way in any government setup. The patient to nurse ratio as prescribed by the Indian Nursing Council in teaching hospital is 5:1, non-teaching hospital is 3:1. However, this is still not implemented in most hospitals. Many hospitals even manage with untrained staff. Another dilemma, patient nurse ratio बहुत खराब है, इंडिया की ही नहीं, हम पाकिस्तान की नर्सेज बहुत कम है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड की जाए। जाहिर है जब वो स्टैंडर्ड केयर नहीं मिल सकती ड्यू टू द इंक्रीज रेशो ऑफ पेशेंट टू नर्सेज, तो फिर ये डायलेमास जो हैं वो अराइज होते हैं। और दूसरी जो गलत बात यहाँ पे भी हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस होती है कि हम फिर अनट्रेन्ड स्टाफ को जो है हायर करना शुरू कर देते हैं, उनसे काम निकलवाना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ रियली इमोरल। देन पार्टिसिपेशन इन रिसर्च, एक मैंने आपको जेनेटिक रिसर्च की बात बताई थी जिसमें जेनेटिक मटेरियल लेके हम रिसर्च करते हैं, ये वो दूसरी किस्म की रिसर्च है जिसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं या फिर क्वेश्चनर फिल करवाया जाता है, लाइक इन्फॉर्मेशन ली जाती है। एथिकल इश्यूज अराइज व्हेन इनोसेंट चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स आर सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्क. These are situations wherein children and adults are used as subject without their consent and without providing clear information on what is being done to them. It is the study of the nurse to create an awareness about the situation, help them to utilize their rights. So आप जब इनोसेंट मीन जाहिर है यही है कि आप एडल्ट या चिल्ड्रन किसी के ऊपर भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, आपने उन्हें कुछ नहीं बताया, उन्हें नहीं बताया कि उनके ऊपर कौन सी एक्सपेरिमेंटल मेडिकेशंस इस्तेमाल की जा रही हैं, उनको कोई बात नहीं की गई डाटा के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो ऑब्वियसली ये पेशेंट का राइट है। तो हमें एक अवेयरनेस पैदा, अब नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि पेशेंट के अंदर अवेयरनेस पैदा करे वो कि उनका राइट क्या है, बेसिकली ये उनका राइट है, ठीक है रिसर्च में वो पार्टिसिपेट करें बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन्हें होनी चाहिए, ये उनका राइट है। Then trial and error experiments say in the case of participation of patients or subject in random trial of experimental treatment, the patients have to undergo a series of experiments. Patients may not be clearly explained about the experiment. For example, in the case of invention of a new medicine, patient may be injected with the medicine without being made aware of this side effects. They accept it and become subject of the trial and error experiment. हम सबको पता है कोई नई डिजीज आती है, जिस तरह से कोरोना की वैक्सीनेशन आजकल उसके ऊपर काम कर रहा है, काम चल रहा है, तो ऑब्वियसली किसी भी देखिए रिसर्च के बगैर मैं नहीं कहती कि रिसर्च स्टॉप कर देनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर रिसर्च कंडक्ट की जाती है तो अल्टीमेटली हमारे ही आने वाली नस्लों के लिए या हमारे ही डिफरेंट दूसरे पेशेंट्स के लिए वो हेल्प आउट होती हैं, बट ये
ये चीज़ें जैसे ट्रायल एंड एरर की एक्सपेरिमेंट की मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर कोई न्यू डिजीज़ है उसके लिए आप मेडिकेशन आपने इन्वेंट कर ली है, अब उस नई मेडिकेशन को किसी पेशेंट के ऊपर ट्राई नहीं करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा, बट उस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी तो है ना, ऑब्वियसली वो एक न्यू इन्वेंशन है, हो सकता है आपके एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट से ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट्स आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों को भी आप रिसर्च में इन्वॉल्व कर रहे हैं उनके ऊपर आप बार बार चाहे ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो दिस इज़ देयर राइट कि आप उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें और फिर उसके बाद उनकी परमिशन से, उनके कॉन्सेंट से जो है आप उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नेग्लिजेंस और मेल प्रैक्टिसेस को। नेग्लिजेंस जो होती है बेटा, दिस इज अ फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड कॉजिंग इंजरी और लॉस टू अनदर पर्सन, एंड अ फेलियर टू एक्सरसाइज appropriate or ethical ruled care expected to be exercised among specific circumstances. For example, harmful objects left near the patient with suicidal thoughts. ओके, नेग्लिजेंस की डेफिनेशन क्या है बेटा? नेग्लिजेंस होता है बेसिकली फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर। आप पेशेंट को कोई इस किस्म की केयर देने में नाकाम हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं कि जिससे आप अपने पेशेंट को किसी इंजरी से बचा सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा एक तो ये फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड हो गया। दूसरा, अ फेलियर टू एक्सरसाइज अप्रोप्रिएट एंड एथिकल रूल केयर। दूसरा ये कि व्हाइल यू आर प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट आप फेल हो गए हैं अपने पेशेंट को एथिकल केयर प्रोवाइड करने में इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांस is called negligence. मेल प्रैक्टिस नाम से समझ आ रहा होगा, दिस इज रिलेटेड प्योरली टू द प्रैक्टिस, यानी आपकी जितनी भी स्किल्स हैं नर्स रिलेटेड उनको करने में आप कोई गलती करते हैं, दैट इज मेल प्रैक्टिस। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी मैं आपको नेग्लिजेंस की डेफिनेशन बता रही हूँ। नेग्लिजेंस में बेसिकली यू हैव टू बी एंटीसिपेटेड। अगर यानी आपने फिजिकली किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, बट अगर आपकी वजह से किसी को अनइंटेंशनली भी हार्म हुआ तो यू कैन बी सूड अंडर द लॉ ऑफ नेग्लिजेंस। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे एग्जांपल से होपफुली आपको समझ आएगा कि एक पेशेंट था जो कि सुइसाइडल थॉट्स के साथ था। आपको पता था ना कि पेशेंट सुइसाइडल थॉट्स के साथ है। अगर उसके करीब आप कोई भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट भूल गए, आपने इंटेंशनली नहीं रखा, ना आपने उस शख्स को अपने हाथों से नुकसान पहुंचाया पेशेंट को, बट अगर आप गलती से वो वहां भूल गए हैं तो ये आपकी नेग्लिजेंसी है कि आप उसके पास वो हार्मफुल ऑब्जेक्ट कैसे भूल गए। इसी तरह से एक पेशेंट है जो कि बेड रिडन है, मूव नहीं कर सकता, आपने देखा कि उसके सर के ऊपर कार्डिक मॉनिटर रखने की जगह एक छोटा सा स्टैंड है, वो थोड़ा या डैमेज था, आप वहां पे कार्डिक मॉनिटर छोड़ के चले गए, वो गिर उससे इंजरी होगी। आपने इंटेंशनली तो नहीं छोड़ा था, ना आपने पेशेंट को अपने हाथों से वो उसके ऊपर उठा के मारा, उसे नुकसान पहुंचाया, बट दिस इज योर नेग्लिजेंस। यानी आपको एंटीसिपेट होना पड़ेगा, आपको उसकी अपने आसपास मौजूद या पेशेंट के आसपास मौजूद चीज़ों से रिलेटेड जो है आपको थोड़ा बहुत प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा और एंटीसिपेट होना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेग्लिजेंस की। फेलिंग टू फॉलो अ डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटमेंट डॉक्टर लिख के गया, आपने देख भी लिया, इंटेंशनली आप नहीं भूले लेकिन अनइंटेंशनली लाइक आपके माइंड से स्लिप हो गया। अगर आप भूल गए तो वो इंटेंशनली, आपका मकसद तो नहीं था ना कि आप ट्रीटमेंट ना दें, बट आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया, सो यू आर नेग्लिजेंट। अ नर्स एडमिनिस्ट्रिंग द रॉन्ग मेडिकेशन टू अ पेशेंट। इसी तरह से अ नर्स फेलिंग टू मॉनिटर अ पेशेंट के फॉर एग्जांपल वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, वाइटल साइन मॉनिटर करने में कोई गलती होगी, दैट वुड बी मेल प्रैक्टिस। लेकिन अगर आपने वाइटल साइन मॉनिटर ही नहीं किया, आप भूल गए, दिस इज योर नेग्लिजेंस। अ नर्स फेलिंग टू कॉल अ डॉक्टर फॉर इमीडिएट हेल्प, अ नर्स नॉट प्रॉपर्ली परफॉर्मिंग अ मेडिकल प्रोसीजर, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नेग्लिजेंस। अब मेल प्रैक्टिस की तरफ आ जाते हैं। अ डिरेलिक्शन ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी और अ फेलियर टू एक्सरसाइज एन ऑर्डिनरी डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्किल और लर्निंग बाय वन सच एज बाय फिजिशियन और नर्स, और रेंडरिंग which results in injury, loss और damage। सिंपल मेल प्रैक्टिस का मतलब यही है कि आप कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं, यानी आपकी डिफरेंट स्किल्स है, सबको पता है नर्सेज की क्या स्किल्स है, डॉक्टर्स की क्या स्किल्स हैं। हम सबको मालूम है। सो ये जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हमने परफॉर्म करनी होती हैं, उसमें अगर हमें करते हुए कोई गलती होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आईवी कैनुलेशन है, उसका एक प्रॉपर आपको पता है ना स्किल्स की
पूरी चेकलिस्ट आपको समझाई जाती है, प्रोवाइड की जाती है। यू नो कि ये स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया, यू आर मेल प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस्ड पर्सन। और फॉर एग्जांपल अगर आपने ज़ाहिर है, क्योंकि उससे नुकसान पहुंच रहा है ना पेशेंट को, स्टेरिलिटी का ख्याल नहीं रखा आपने फॉर एग्जांपल स्वैब यूज़ नहीं किया, तो पेशेंट को जो है इन्फेक्शन के चांसेस हैं। सो इस तरह की चीज़ें मेल प्रैक्टिस के अंदर आती हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव डिफरेंस बिटवीन द टू, नेग्लिजेंस एंड मेल प्रैक्टिस, इज इंटेंशन, ठीक है जी। यानी ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट आपको एक जैसी लगेंगी, नेग्लिजेंस और मेल प्रैक्टिस, लेकिन बहुत एक बारीक सी कहना चाहिए बीच में चीज़ है, डिफरेंस है। अगर वो आपको समझ आ गई तो आप नेग्लिजेंस और मेल प्रैक्टिस को डिफरेंशिएट कर सकेंगे। दैट इज इंटेंट, यानी इंटेंशनल। अगर आपने इंटेंशनली कोई गलती कर दी है, जानबूझ के आपने कहा अच्छा ठीक है स्टेप को रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर लेंगे तो भी ठीक हो जाएगा, दैट इज मेल प्रैक्टिस। बट अगर आपसे इंटेंशनली कुछ भी हो गया है, दैट इज नेग्लिजेंस। In simple terms, medical negligence is a mistake that resulted in causing a patient unintended harm. Medical malpractice, on the other hand, is when a medical professional knowingly did not follow through with the proper standard of care. कॉमन एरियाज ऑफ नेग्लिजेंस, और कौन कौन से कॉमन एरियाज हैं जहाँ पे नर्सेज नेग्लिजेंसी कर सकती हैं, उनसे हो सकती है नेग्लिजेंसी। और फिर नर्सेज की लाइबिलिटी उसमें क्या है, मतलब नर्सेज किस किस चीज़ के लिए लाइबल हैं। फेलिंग टू प्रॉपरली मॉनिटर, अगर जाहिर है उसमें क्या क्या एग्जाम्पल, मिसिंग अ चेंज इन वाइटल साइंस, उनके यानी नर्स की नेग्लिजेंसी ये हुई है कि वो प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया उसने अपने पेशेंट को। हो सकता है आफ्टर एवरी 2 आवर्स उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करने थे, लेकिन उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो मैंने 2 घंटे पहले लिए थे, अब मैं ज़रा 4 घंटे बाद ले लूँगी। तो हो सकता है उसी के दरमियान में कहीं उसका वाइटल साइंस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई और वो मिस कर दिया उसने। और ऑब्वियसली आपको पता है कि वाइटल साइंस का हमारी लाइफ के साथ, हमारे पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है, डिजीज़ कोई भी हो। सो मिसिंग अ चेंज इन वाइटल साइन, नॉट सीकिंग द असिस्टेंस ऑफ अ डॉक्टर, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू अ पेशेंट ने बुलाया, हो सकता है और कामों में लग गई, जहन से निकल गया, पेशेंट ने बुलाया था उसे रिस्पॉन्ड नहीं किया, या फिर डॉक्टर को बुलाना था पेशेंट की किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, वो दूसरे कामों में लग गई, उनके माइंड से स्लिप हो गया, वो डॉक्टर के असिस्टेंस को उन्होंने सीक नहीं किया, कॉल नहीं किया। इसके अलावा बेटा मेडिकेशन में एरर्स हो सकती हैं। अगर वो खुद से जो हमारे पास लाइक पेशेंट के राइट्स हैं, जो मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के राइट्स हैं, अगर वो खुद से इंटेंशनली उन्हें राइट्स को फॉलो नहीं करती हैं तो ऑब्वियसली वो मेल प्रैक्टिस होगी। लेकिन अगर उसमें से कोई भी चीज़ वो भूल जाती हैं, दैट इज़ नेग्लिजेंस। जैसे वो जानबूझ के कहती छोड़ो यार कोई बात नहीं, पता तो है मुझे इस पेशेंट का नाम पता है, सब कुछ पता है, नहीं चीज़ें मैं फॉलो करती, दैट इज़ मेल प्रैक्टिस, आपने इंटेंशनली किया। बट अगर आप राइट्स फॉलो कर रहे थे, कोई एक चीज़ आपसे मिस हो गई, तो दैट इज़ नेग्लिजेंस। सो एरर इन मेडिकेशन में, नर्सेज आर हैबिचुअली tasked with administering various medications to patient. If a patient receives the wrong medication or the wrong dosage of the medication, the administering nurse could be held responsible for the consequences. Another factor that comes into play when administering medications are allergies. It is typically the nurse's responsibility to verify any allergies the patient may have, which could ultimately cause an allergic reaction when mixed with the prescribed drug. देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी एग्जांपल दूंगी, हमेशा हमेशा जिंदगी में याद रखें, आपके पास कोई भी पेशेंट आए, आप उससे पूछ लीजिए आपको किसी मेडिसिन से या एंटीबायोटिक से एलर्जी है। दूसरी बात कि आपको फर्स्ट टाइम ये एंटीबायोटिक लग रही है, लेकिन कुछ लोगों को तो आइडिया होता है, वो आपको बता देते हैं नहीं जी हमें पहले भी ये लग चुकी है, ऑल दैट। नहीं तो प्लीज़ अपना 2 मिनट लगते हैं, लेकिन इस चीज़ को आपने ये नेग्लिजेंसी नहीं करनी, ये आपकी मेल प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने कहा चलो यार छोड़ो रहने दो, मैं डायरेक्ट इसको एंटीबायोटिक लगा देती हूँ, इतने पेशेंट आते हैं पाकिस्तान में, किसको एलर्जी होती है किसी एंटीबायोटिक से, हमने ये सोच लिया तो ये हमारी मेल प्रैक्टिस हो गई, ठीक है जी। लेकिन अगर मेरे माइंड से स्लिप हो गया कि मुझे पहले इसको एलर्जिक रिस्पॉन्स चेक कर लेना चाहिए, तो दैट इज़ नेग्लिजेंस। लेकिन अगर मैंने इंटेंशनली ये सोच लिया कि नहीं यार रहने दो, अब कौन पहले एलर्जिक इसकी जो है ना वो थोड़ा सा, आपको पता है ना सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करके हम एलर्जिक रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं, अगर 2-3 मिनट में पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता तो हम उसे पूरी डोज एडमिनिस्टर कर देते हैं। सो नर्सेज जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, इस तरह की एरर्स जो है वो मेडिकेशन में बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसके बाद बेटे रूटीन प्रोसीजर जो हम डेली बेसिस पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो क्या क्या है। नर्सेज आर एक्सपेक्टेड एंड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रूटीन प्रोसीजर सच एज
starting an IV, drawing blood, taking a patient's blood pressure, putting in catheters. While performing any procedure, nurses are liable for any negligence. Obviously, they are performing, so they are liable. फिर डॉक्यूमेंटेशन की मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप सबको पता है. याद रखिएगा हमेशा डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने पेशेंट को कोई भी केयर प्रोवाइड की है, कुछ भी किया है, बट इफ़ यू हैव नॉट डॉक्यूमेंटेड द थिंग, इट मीन्स यू डिड नॉट परफॉर्म एनी प्रोसीजर, यू did not do anything with your patient. So one of a nurse's many responsibilities is to record accurate and precise documentation of the patient's conditions, such as vital signs, medication, dosage, reaction, etc. When done improperly, the patient can suffer severe consequences, with the most extreme being death. Mistakes a nurse can make when documenting a patient's conditions include inaccurately recording conditions, using incorrect abbreviations, failing to update changes in progress. या तो रिकॉर्डिंग ही गलत लिखी, ब्लड प्रेशर आया कुछ था, लिखा कुछ है. जी बिल्कुल बेटा, सनानाज वो टेस्ट डोज ही होती है जिसमें हम एलर्जिक रिएक्शन बेसिकली चेक करते हैं, और एब्रीविएशन तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. पहली बात. दूसरी बात ये कि जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एब्रीविएशंस है, सिर्फ वो यूज़ करना आपको अलाउ होता है, उसके अलावा कोई एब्रीविएशंस यूज़ नहीं करनी चाहिए, और इनकरेक्ट एब्रीविएशन के तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. और डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त आपने जो प्रोग्रेस हुआ, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हुआ है या फिर टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ है, वो चीज़ें आपने उसके अंदर नोट नहीं की, डॉक्यूमेंट नहीं की. देन फेलियर इन पेशेंट केयर. नेग्लिजेंस इन नर्सिंग केयर आल्सो रिफर्स टू, फॉर एग्जांपल यू पेशेंट केयर है ना, एक एग्जांपल है, पेशेंट को फीड करना था, वो एनजी फीड के ऊपर था, आप भूल गए उसके टाइम पे उसे फीड करवाना, तो ऑब्वियसली ये नेग्लिजेंस है. देन फेलियर अबाउट लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट कंडीशन. फेलिंग टू इंश्योर दैट ऑल life support equipment are in proper working condition. When a nurse makes an error in this area or fails to provide the patient with the appropriate amount of care, the nurse can be liable for malpractice. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास. ये हर ओवर में, हर ड्यूटी के जो है वो हैंड ओवर में, टेकिंग ओवर में इस चीज़ को देखा जाता है. जो किसी भी वार्ड की आपको पता है, जो क्रैश ट्रॉली होती है, उसके अंदर सारी चीज़ें, वेदर वो मेडिकेशंस है, इक्विपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इवन आपकी टॉर्च ही क्यों ना हो, वो जो क्रश ट्रॉली के अंदर होती है, प्लस आपकी जो मेडिसिन्स हैं, और उसके अलावा लेरिंजोस्कोप एग्जांपल हो गई, ईटीटी ट्यूब्स हैं, किस किस साइज़ की होनी चाहिए, ये वो सारी चीज़ें. एक चीज़ तो इस चीज़ की इंश्योरिटी आपने करनी होती है, श्योरिटी के जी वो उसके अंदर प्रेजेंट है. और दूसरा, वो तमाम इक्विपमेंट वर्किंग कंडीशन में. फॉर एग्जाम्पल आपके पेशेंट कोलैप्स कर गया, आपने लेरिंजोस्कोप निकाला, आपने उसका ब्लेड जैसे उसके अंदर अटैच किया, उसकी लाइट ऑन नहीं हो रही. क्यों जी? क्योंकि उसके सेल ख़त्म है. सो व्हाट इज़ दिस? ये तो वो वक्त है, पेशेंट क्रैश कर गया, उस टाइम आपके पास टाइम नहीं है. सो यू आर लाइबल. इट वाज योर ड्यूटी कि जब आपने ओवर लिया था, आप हर चीज़ को प्रॉपर्ली चेक करते हैं. ठीक है जी. सो लाइफ सेविंग जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, लाइफ सपोर्ट या सेविंग जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उनका वर्किंग कंडीशन में प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है. Ethical decision making है. Before making any decision, a nurse has to analyze all the preliminaries, systematically सोचे, and use a standard model which is developed by Thirona and Hellero, that is called the moral model for ethical decision making. इतनी बातें आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ethical dilemma आ जाता है, ethical dilemma आ जाता है. अब dilemma आ गया, उसको resolve भी तो करना है ना, ऐसे ही तो नहीं छोड़ देना. तो उसके लिए सिंपल सा एक moral model है. मैं समझती हूँ कि जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग हम पढ़ते हैं, उसी तरह की ये सिचुएशन है. कोई इतनी इसमें कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है. फिर भी आपको ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा. मॉरल मॉडल देख लेते हैं. एम स्टैंड फॉर द मेंबर. सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ले कुछ एथिकल डायलेमा में कौन कौन से मेंबर्स मौजूद है, वो पता तो हो आपको. फॉर एग्जांपल आपको मालूम ही ना हो तो आप किन लोगों के बारे में डिसाइड करेंगे. सो आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट मेंबर जो कि इन्वॉल्व है पर्टिकुलर एथिकल डायलेमा में. इशू को क्लियर कर ले तमाम मेंबर्स के दरमियान में कि उन्हें भी यही बात पता है और मुझे भी यही बात पता है. सॉर्ट आउट ऑल द मेंबर्स एंड द इंटायर हेल्थ केयर टीम एंड फाउंड व्हाट देयर रोल्स इन द पर्टिकुलर डायलेमा. देखिए, मेंबर कौन है? जाहिर है जो भी नर्स ऑन ड्यूटी थी या वो पूरी टीम, और पेशेंट और उसके अटेंडेंट, यही लोग तो मेंबर्स हैं. सबको इशू क्लियर कर दिया. और जो हॉस्पिटल की तरफ से, मैंने आपको एक दिन और ये चीज़ समझाई थी कि एथिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए भी हॉस्पिटल्स के अंदर पर्टिकुलर एक कहना चाहिए कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है प्रॉपर, वो लोग उन्हें गाइड करते हैं. सो वो ये सब उनके मेंबर भी इस पूरी टीम का हिस्सा होंगे. सो ये 3 कैटेगरीज है मेंबर्स की, वो आइडेंटिफाई करने हैं.
उसके बाद ओ, मॉरल का ओ स्टैंड्स फॉर आउटलाइन और डिलिमिट द पॉसिबल ऑप्शंस क्लियरली, एग्जामिन ईच एंड एवरी ऑप्शन, कंसीडर द रियलिस्टिक एंड लेस कॉन्फ्लिक्टिंग ऑप्शंस and sort out the more conflicting and less realistic options. Listing out transparently gives an overall picture that help in finding a good solution later. पूरा इशू तमाम मेंबर्स को क्लियर हो गया। अब ऑप्शंस देख लें। डायलेमा तो क्रिएट हो गया ना, उसे रिजॉल्व करने के लिए इस स्टेज में सिंपल ये होता है बेटा कि हम डिफरेंट ऑप्शंस अपने सामने लिख लेते हैं। बेशक तीनों पार्टीज अपने अपने ऑप्शंस दे सकती हैं और कोशिश यही होती है कि रियलिस्टिक किस्म के ऑप्शंस लिखे जाएं, यानी हवा में बातें ना की जाए, और ऐसे सोल्यूशन या ऑप्शन लिखे जाएं जो कि लेस कॉन्फ्लिक्टिंग हो। तो इस स्टेज में हम तमाम सॉल्यूशंस को लिस्ट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद हमने रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व द एग्जिस्टिंग डायलेमा सिंस ऑल द इश्यूज हैव बीन लिस्टेड। सो अब हम यहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल्स, हर जो ऑप्शन है उसके ऊपर एथिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स को के साथ मैच करते हुए हमारे इशू को रिजॉल्व कर रहा है। रिजॉल्व करने के लिए देन एक्ट और इम्प्लीमेंट द चूजन वन। रिजॉल्व में हम एक सॉल्यूशन चूज कर चुके हैं, अब हम सिंपली उसके ऊपर एक्ट अपॉन करेंगे। दिस इज द डिफिकल्ट स्टेज, दिस इन्वॉल्व एक्चुअली रिजॉल्विंग द इशू एंड अप्लाइंग द सॉल्यूशन फॉर द इशू। ये थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। क्यों? क्योंकि जब आपने एक ऑप्शन डिसाइड कर दिया है बेटा, किसी भी चीज को प्लान कर लेना इजी होता है बट उसकी एग्जीक्यूशन मुश्किल होती है। सो अब उस जो भी आपने प्लान में एक ऑप्शन चूज किया था उसे आप वहां पे अप्लाई कर दें। नाउ लास्ट वन इज मॉरल का लुक बैक और इवेलुएट, और या फिर आप फीडबैक भी इसे कह सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। चेक वेदर द अप्लाइड डिसीजन हैज अचीव्ड इट्स गोल और नॉट। Evaluate the success of the decision making by ensuring that the ethical dilemma is solved with the first option. If not, choose the second option. The process is repeated with all option until the issue is resolved. जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद बेटा फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक गोल बनाया था, उसके लिए मैंने कोई प्लानिंग की, इम्प्लीमेंटेशन कर दी और मैं घर चली गई। कोई फायदा हुआ? इम्प्लीमेंटेशन के बाद मुझे ये भी तो देखना है कि मेरा गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर मैंने यही नहीं देखना था तो मैंने इतनी मेहनत क्यों की? फिर हम दोबारा से सारी चीज़ों को चेक करना शुरू करते हैं। हमारा गोल अचीव हुआ, नहीं हुआ, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हमारा एथिकल जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया, डायलेमा रिजॉल्व हो गया। अगर नहीं हमारा गोल अचीव हुआ तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है रीवैल्यूएट करना। एक ऑप्शन से नहीं हुआ, फिर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, इस तरह से उन्हें रिपीट करते रहते हैं अनटिल हमारा जो एथिकल डायलेमा है वो रिजॉल्व ना हो जाए। ओके, अब क्लास का टाइम भी ख़त्म हो गया, हमारा लेक्चर भी। तो सब स्टूडेंट अब जल्दी जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें, और किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लीजिए।
हमारा तैयब, आप कहाँ गायब थी बेटा? अब आ रहे हो? मैंने एब्सेंट लगा दिया आपकी। मुझे लगता है ऑनलाइन हो गए, कुछ स्टूडेंट गायब हो जाते हैं, फिर उन्हें पता है मैम ने एंड में अटेंडेंस लगानी होती है, फिर आ जाते हैं। ज़रूरत नहीं है बेटा आज एब्सेंट स्टूडेंट का कॉल करने की नेम सनानाज, बिकॉज मेरे पास 30 स्टूडेंट शो हो रहे थे और 30 स्टूडेंट की अटेंडेंस हो चुकी है। ठीक है, अच्छा आप मेरी बात, अच्छा अम्मी की बात सुन रही थी। तकरीबन 5 to 10 मिनट्स हो गए हैं मेरे ख्याल से। अटेंडेंस का मैंने काफ़ी देर पहले बोल दिया था, इतनी देर से बात सुन रही थी। अब क्या करूं, अब तो एब्सेंट लगा दिए, क्या करूं ये बताओ। ओके स्टूडेंट्स,
जी सना, आपकी अटेंडेंस हो गई है, हमारा लगा दिया आपकी भी अटेंडेंस। टाइम से आया करें ज़रा, थोड़ा-सा लेक्चर का टाइम है, ठीक है अम्मी की बात सुन रहे थे, लेकिन कॉलेज में होते तो भी अम्मी की बात सुनते हैं। ज़रा लेक्चर के टाइम थोड़ा कोशिश किया करें, इस तरफ आपकी अटेंशन हो, ठीक है? ओके, कोई क्वेरी नहीं है आप लोगों की, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में आई थिंक आप अब हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है एथिक्स का, आई थिंक एक ही यूनिट रह गया, फिर हम जो है एचएन को ही कंटिन्यू करेंगे। चलें जी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।